हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को। तो बेसिकली आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से बनने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी और इन टोटल हम 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 10 मंथ की करंट अफेयर बुकलेट की कंपाइलेशन है जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको 1800 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप इसका सैंपल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सभी पर अभी 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप वहाँ पर कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं आप सभी के प्यार से, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये कूपन कोड यूज़ होगा 1,000,040, जिसके बाद आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट आपको हमारे सभी कोर्सेज पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बाकी किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल इज रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि एक रैंकिंग यहाँ पर निकली है जिसमें कि बात की गई है वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल 2024 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इंडिया का वो कौन सा हॉस्पिटल था जिसको टॉप 100 में जगह मिली है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली जो आपका हॉस्पिटल है, ये बेसिकली टॉप 100 में आता है और इंडिया का बेस्ट ये हॉस्पिटल है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग विच वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट 2024। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 97th इसकी रैंक रही है और इसको बेसिकली जो रिलीज करते हैं इस रिपोर्ट को, तो वो रिलीज करते हैं न्यूज़ वीक और साथ ही में स्टैटिस्टा। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द CRPF when it was established in 1939। तो बेसिकली अभी CRPF जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आज हम CRPF के नाम से जानते हैं इन शॉर्ट में। तो बेसिकली इसका भी 86th राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ है 17 अप्रैल को। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे, यानी कि 1939 में, इसका जो है बेसिकली नाम क्या था, यानी कि ओरिजिनल नेम ऑफ CRPF ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है नेशनल पुलिस फोर्स, इसके अलावा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, रॉयल इंडियन कॉन्स्टेबुलरी और या फिर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, CRPF का जो ओरिजिनल नाम है वो हो जाएगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इसका जो रेजिंग डे बनाया गया 86 नंबर का, तो वो बना है 17 अप्रैल 2025 में। तो ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो ये है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्कियारा बैंड बरकोट टनल रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में रही है। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, कोई अगर प्लेस, कोई भी जगह अगर न्यूज़ में रहते तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लेते कि वो कौन से देश की है, कौन से शहर की है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिल्कियारा बैंड बरकोट टनल बेसिकली ये अभी न्यूज़ में देखी गई है, ये किस स्टेट में है। तो ध्यान रखिएगा, ये है बेसिकली उत्तराखंड स्टेट में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिल्कियारा टनल के बारे में ज़रूर याद होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ थी यहाँ पर किस चीज़ की, सिल्कियारा टनल की, जो कि उत्तराखंड में है, जिसमें कि कई सारे जो लेबर्स थे उनको रेस्क्यू किया गया था। तो तब भी ये न्यूज़ में आई थी, इस नाम से जो टनल है ये न्यूज़ में आई थी। तो वहाँ से आपको रिलेट करना है और इसका सही आंसर आपको लगाना है टिक कौन सा, उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे
कॉल्ड द ब्रेक थ्रू इन द सिल्कियारा बेंट बरकोट टनल हिस्टोरिकल माइलस्टोन। ये जो बेसिकली टनल है ये 531 किलोमीटर लॉन्ग ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये लोकेटेड है कहाँ पर, जो धाराशिव यमुनोत्री सेक्शन है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये लोकेटेड है, जो कि बेसिकली कनेक्ट करती है सिल्कियारा और बरकोट को। तो ये भी इसमें ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, बेसिकली ये स्टेट ही आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड हेरिटेज डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व विरासत दिवस 2025, ये कब सेलिब्रेट हुआ है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे ये सेलिब्रेट हुआ है 18 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो उसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो वो भी आपने इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, जो कि हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करता है कल्चरल जो हमारा और नेचुरल ट्रेजर्स हैं उन सभी को। और इस साल की जो थीम यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये थीम भी आपने इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो याद रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल और थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये थीम आपको इसमें याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जो कि हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इन शॉर्ट वी कॉल APMU, इन विच सिटी। तो बेसिकली पहले अगर हम जाने डॉक्टर मनसुख मंडाविया की, तो ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी भारत के किसी शहर में वर्ल्ड की 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को इनॉग्रेट किया है। तो आपसे उस शहर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो अभी खुली है ये खुली है न्यू दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें किस चीज़ की, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, तो ये खुली है इंडिया में और कहाँ पर, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको इनॉग्रेट किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, जो नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि बेसिकली इसी चीज़ को मॉनिटर और मैनेज करेगी, जो एथलीट की बायोलॉजिकल पासपोर्ट, इंश्योरिंग फेयर प्ले, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो डॉपिंग वगैरह का इस्तेमाल ना करें डॉप टेस्ट में। वो जैसे होता है ना कि डॉप टेस्ट में पकड़े गए हैं, तो वैसा कुछ कॉन्टेक्स्ट में पूरी यूनिट यहाँ पर खोली गई है। और जो स्पोर्ट्स है वो फेयर तरीके से अच्छे से खेला जाए, तो उसको इंश्योर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये यूनिट खोली गई है, तो ये इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडिया एंड अदर G4 नेशंस अपोज्ड सीट इन द रिफॉर्म्ड UN सिक्योरिटी काउंसिल बेस्ड ऑन रिलीजन एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ G4 नेशन। तो देखिए न्यूज़ तो यहाँ पर ये है कि इंडिया और साथ में जो G4 के और नेशंस हैं, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर एक चीज़ को अपोज किया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिलीजन के बेस्ड पे यहाँ पे सीटों की बात चल रही है, तो उस चीज़ को उन्होंने अपोज किया है। तो आपसे पूछा गया कि जो G4 के मेंबर्स हैं इनमें से वो कौन सा मेंबर नहीं है जो G4 में इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपको मालूम होगा G4 में कौन कौन से मेंबर हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि G4 में कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखना, पहला तो होगा अपना प्यारा देश भारत, दैट इज इंडिया। उसके बाद नाम आता है किसका, ब्राज़ील का। फिर आता है आपका जर्मनी एंड देन यहाँ पर आता है जापान। तो G4 के जो मेंबर कंट्री हैं वो हो जाएंगी इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, यानी कि रशिया जो है वो G4 का मेंबर नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली इंडिया एंड अदर Z4 नेशन, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, जर्मनी एंड जापान हैव अपोज्ड प्रपोजल टू एलोकेट सीट्स बेस्ड ऑन द रिलीजन इन अ रिफॉर्म्ड UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में, जिनका नाम है पर्वत नैनी हरीश, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है UN में, तो नाम ध्यान रखेंगे पर्वत नैनी हरीश।
तो उन्होंने बेसिकली इस प्रपोजल जो ये है इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो उन्होंने क्या बोला, ही सेड दैट प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू डायमेंशंस इन रिफॉर्मिंग द काउंसिल सच एज रिलीजियस एफिलिएशन वर अगेंस्ट स्टैब्लिश द यूएन प्रैक्टिस, कि ये यूएन प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। एंड इंडियाज यूएन एनवॉय एम्फेसाइजेस दैट रीजनल रिप्रेजेंटेशन इन द एस्टैब्लिश्ड बेसिस फॉर काउंसिल मेंबरशिप एंड नॉट रिलीजन। और G4 नेशन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये सभी बेसिकली G4 यहाँ पर कंट्रीज आपके हो जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बेसिकली हम शॉर्ट में अंकताड़ के नाम से भी जानते हैं, दैट उन्होंने अभी एक इंडिया की जो GDP है उसको प्रोजेक्ट किया है, तो वो कितनी की है। तो अगर हम बात करें इंडिया की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ 2025 एज पर दी अंकताड़ यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो वो कितनी है। तो यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 7.5, 6.5, 5.6 या फिर 8.0। तो ध्यान रखिएगा ये जो इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है इंडिया की GDP ग्रोथ, तो ये अभी मेजर हुई है 6.5 अकॉर्डिंग टू दी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। फिर रिसेंटली DPS वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली एक स्टेट ने यहाँ पर जो DPS वेटलैंड है इसको डिक्लेयर किया है फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपसे पूछा गया कि ये किस स्टेट के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है। तो याद रखिएगा ये क्या है, बेसिकली महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो ये DPS वेटलैंड है ये लोकेटेड है कहाँ पर, नवी मुंबई में, ठीक है। और इसी को ही यहाँ पर डिक्लेयर किया गया एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये ध्यान रखेंगे। और इस डिसीजन को बेसिकली चेयर किया है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा। और साथ ही में जो डायरेक्टर हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, वो भी इस टाइम पे प्रेजेंट थे, किशोर रिठे। और इन्होंने बेसिकली इस चीज़ की डिक्लेरेशन यहाँ पर की है कि DPS वेटलैंड विच इज लोकेटेड इन द नवी मुंबई हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये इंफॉर्मेशन है स्टेट आपको और साथ में वेटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आप बताएंगे कि जो वेटलैंड डे है वो कब सेलिब्रेट होता है और 2025 में जो वेटलैंड डे मना है उसकी थीम क्या है। तो दोनों का ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली नाट्य शास्त्र और साथ ही में कौन सा ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट है इनमें से जिसको कि अभी इंस्क्राइब किया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो बेसिकली अभी 2 इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को इंक्लूड किया है। पहला तो हमने बता दिया नाट्य शास्त्र, दूसरा कौन सा है। तो याद रखिएगा जो दूसरा यहाँ पर इंक्लूड हुआ है वो हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली 2 क्लासिकल इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट हैं विच इज़ नाट्य शास्त्र, साथ ही में श्रीमद् भगवद गीता। ये दोनों ही इंस्क्राइब हुए हैं यूनेस्को मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जिसके साथ में जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शन हुए हैं इंस्क्राइब इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो वो हो गए हैं 14। और रिसेंटली भी 74 न्यू बेसिकली मेमोरीज को इंक्लूड किया गया, जिसमें 2 जो है वो अपने इंडिया से थी। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट की है वो हमारी कल्चरल मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये की गई है ऑन दी 18th ऑफ अप्रैल। और 18th ऑफ अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया हेरिटेज डे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम डिस्कस करें किस चीज़ के बारे में कि भगवद गीता ये किसने लिखी है, तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली यहाँ पे नाम आता है महाभारत का, तो महाभारत से आपको ध्यान रखना है महर्षि वेद व्यास का नाम, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये कंपोज किया है किसने, भरत मुनि जी ने, तो इनका नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर एक वोल्केनो है विद द नेम ऑफ माउंट लेवोटोबी। तो बेसिकली आपसे पूछा गया कि रिसेंटली न्यूज़ में था, जो कि किस कंट्री में लोकेटेड है। तो बात करें माउंट लेवोटोबी वोल्केनो की, तो इट इज सिचुएटेड या फिर इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो रिसेंटली जो ये वोल्केनो था न्यूज़ में आया है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
फिर हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025। तो हमें पता है कि जो आईसीसी है वो हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को डिक्लेयर करता है। तो अगर हम बात करें मार्च 2025 में, तो मार्च 2025 में अगर हम बात करें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये मिला है भारत के प्लेयर श्रेयस अय्यर को। और वहीं अगर हम बात करें विमेंस में, तो विमेंस में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं जॉर्जिया वॉल, उनको मिला है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें आईसीसी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आईसीसी के जो अभी यंगेस्ट हेड बने हैं, फिर चेयरमैन अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो वो बने हैं कौन, तो ये बने हैं जय शाह। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है अ 2-day कॉन्क्लेव विच टाइटल्ड बुद्धा धम्म एंड कल्चरल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो बेसिकली अभी 2 दिनों का एक कॉन्क्लेव होगा जिसका टाइटल होगा बुद्ध धम्म एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कौन से स्टेट में यहाँ पर अभी बेसिकली हुआ है या फिर होगा, सॉरी, तो ध्यान रखिएगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो कब होगा, तो बेसिकली ये होगा 21 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरपोल कमेटी ऑफ ऑन गवर्नेंस। तो बेसिकली इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस की जो चेयर हुए हैं अभी, कौन सी कंट्री हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये हुई है यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसिंग एंड द लॉ एनफोर्समेंट डिप्लोमेसी, द यूएई हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस, मार्किंग अ पिवोटल मोमेंट इन इट्स राइज एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी लीडर। तो ये ध्यान रखेंगे। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये हो जाएगा लियोन, फ्रांस में। तो ये ध्यान रखना है। फिर है विच टेलीस्कोप फाउंड पॉसिबल लाइफ ऑन एक्सपो प्लैनेट K2 18b। तो एक एक्सप्लो प्लैनेट है विद द नेम ऑफ K2 18b। तो अभी किस टेलीस्कोप ने वहाँ पर एक लाइफ वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पता लगाया है, ध्यान रखिएगा। ये पता लगा है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो basically in a groundbreaking development, scientists from the Cambridge University have found the most promising evidence yet that life may be exist beyond Earth, and which is on the exoplanet with the name of K2-18b। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो फाइंडिंग्स आर नॉट येट कन्फर्म्ड एट द हाईएस्ट साइंटिफिक सर्टेनिटी, बट ये अभी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बियॉन्ड अर्थ भी जो है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एंड पावर टूल्स सेक्टर। तो ये रिपोर्ट है इस टाइटल के साथ, ये अभी रिलीज करी है किसने, ये रिलीज करी है नीति आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली रिपोर्ट विद द टाइटल एज आई ऑलरेडी मेंशन इज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग एंड द रिपोर्ट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल ऑफ द हैंड्स एंड पावर टूल्स industries for the India's economic growth, and it is also discussed in depth the challenges, policy constraint and intervention required to strengthen the Indians hand and power tools ecosystem। यानी कि बेसिकली जो हमारा जो हैंड एंड पावर टूल्स वाली इंडस्ट्री है वो कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करती है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करती है, उस चीज़ के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया जो कि रिसेंटली रिलीज करी है नीति आयोग ने। तो इसमें आपने वो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आपका इंस्टीट्यूशन है। इसके अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो वो होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर जो कि एट प्रेजेंट हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो वो इसका इनके चेयरमैन हो जाएंगे। वहीं बात करें वाइस चेयरमैन की, और इसके जो सीईओ हैं, तो सीईओ हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो हो जाएंगे सुमन बेरी। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। अब आप मुझे बताओगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं आज आपके। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी मैं 10th मंथ के करंट अफेयर के बारे में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको ये परचेज करने तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। आपके जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं लाइक
रेलवे, एसएससी या जो भी आपके एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये पूरी PDF रहने वाली है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है ये भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं विद द कूपन कोड 1,040,040, जिसके बाद आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।